चलो एक बात बताओ, मैं 1 डजन पेन लेके आया। पेन मतलब मैं कितने पेन लेके आया? मतलब मैं 12 पेन लेके आया। अबीर भैया आपने एक रैंडम कुछ भी आंसर दीजिएगा, ठीक है? इनका टोटल वजन कितना होगा? अंदाजा अंदाजा कितना? टोटल 12 पेन का चलो 52 ग्राम। क्योंकि 52 नहीं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। नहीं, 12 का मल्टीपल 120 ग्राम। क्योंकि एक पेन कितने का है? 10 ग्राम का है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं 1 डजन एलिफेंट्स लेके आया। मतलब अबीर भैया मैं कितने एलिफेंट लेके आया? 12 एलिफेंट लेके आया। 12 एलिफेंट। इसका भी वजन कितना होगा? 120 ग्राम? नहीं, कितना होगा? चलो 120 टन। यानी एक हाथी का वजन कितना है? 10 टन। वैसे ही अगर मैं 1 मोल कार्बन लेके आया, मतलब मैं कितने कार्बन लेके आया? इतने कार्बन लेके आया। और पता है इतने कार्बन का वजन, अब देखो 12 पेन का वजन और 12 एलिफेंट का वजन सेम था क्या? नहीं। तो 12 कार्बन का वजन, सॉरी, इतने कार्बन का वजन कितना होगा? 12 ग्राम। और अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन लेके आ जाऊं, 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कि मैं कितनी ऑक्सीजन लेके आया? 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे दर्जन का मतलब 12 होता है ना, वैसे मोल का मतलब इतना होता है। अब देखो इसका वजन कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। लेकिन वहां पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो जो आप लोग 32 पढ़ते हो, 12 पढ़ते हो ना, उसका मतलब ये है कार्बन का 1 मोल का जो रहता है वजन, वो कितना रहता है? 12 ग्राम। तो जो आप पढ़ते हो ना एटॉमिक वेट उसका 12 है। तो 12 बोलने का मतलब क्या है? जब आप उसके 1 मोल उठाओगे ना, तो उनका वजन कितना निकलने वाला है? 12 ग्राम निकलने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर मैं 1 मोल हीलियम उठाया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम इतने ही उठाया, लेकिन उसका वजन कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। तो सबका अगर हमको एटॉमिक मास पता है, एटॉमिक वेट पता है, तो हम निकाल लेंगे कि 1 मोल में कितने आए। ठीक है, चलिए लिखिएगा। चल, लिखना तो है ही नहीं। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक मास। तो चलते हैं अब हम लोग एक एटम के अंदर। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, ये पूरा का पूरा क्या होता है? एक एटम होता है। इस एटम के अंदर यहां पे प्रोटॉन, 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 और इनके साथ में इनके दोस्त न्यूट्रॉन, 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 ये मिलके रहते हैं। इनका ये जो घर है इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इनका ये जो घर है इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और इस घर में रहने वाले इन सारे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। तो ये है घर इनका न्यूक्लियस, और इसके अंदर रहने वाले क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। और हम लोग का टॉपिक भी क्या है? न्यूक्लियाई। तो हम लोग ना जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का पढ़ने वाले हैं। इसके बाहर में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जब मैं इसके अंदर की चीज पढ़ रहा हूं तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब है क्या? नहीं। तो मैं इन इलेक्ट्रॉन के बारे में ना डिस्कस ही नहीं करूंगा। हम लोग सिर्फ किस पे ध्यान देने वाले हैं? इस छोटे से घर पे, न्यूक्लियाई। इससे पहले हमने एटम पढ़ा था, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते थे कि वो जंप कर रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये वो। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियस के बारे में। उसके मेंबर्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसको न्यूक्लियाई भी कहते हैं, इसलिए टॉपिक का नाम हमारा न्यूक्लियाई है। तो देखो एटॉमिक मास। अब यहाँ पे अंदर में घर में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है ना, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम लोग ना यही बात बार बार बोले करेंगे, इनका मास तो इक्वल होता है, लेकिन इक्वल नहीं है। आप लोग देखोगे इस शीट में, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, उनके मास में थोड़ा सा डिफरेंस है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास देखो करीब करीब ना 1800 टाइम्स इससे कम होता है, 1800 टाइम्स कम होता है। तो देखो एटम का पूरा मास कहाँ पे सेंटर्ड है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस में ही है। भाई बाहर जो लोग घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके पास तो मास है ही नहीं समझ लो। तो पूरा का पूरा मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। बाहर में कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1850 गुना कम होता है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो पूरा का पूरा मास कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो टोटल जो मास बनेगा वो किन के एडिशन से बनेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये चीज हम याद रखेंगे। तो देखो इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेड, यही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और जब हम जेड और न्यूट्रॉन्स को जोड़ देंगे तो टोटल हमको जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, ए। ये हो जाएगा एटॉमिक मास। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे देखो ये 3 ना प्रोटॉन थे, ग्रीन वाले जो है ना वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और यहां पे मान लो ये पिंक वाले 4 न्यूट्रॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रॉन। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ए मतलब टोटल एटॉमिक मास। हमें अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू चाहिए तो ए माइनस जेड करना पड़ेगा। देखो जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए का मतलब होता है टोटल। ए का मतलब क्या होता है, टोटल। ए किसको, नहीं यहाँ मैं नंबर बता रहा हूं, नंबर। आप लोग ऐसा लिखते हो ना जैसे कि 6C12, तो ये क्या बताते हो, एटॉमिक नंबर। ये क्या बताते हो, एटॉमिक मास बताते हो, है ना। तो देखो किसी को भी हम लोग ना ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी आइटम को, ZXA। यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। टोटल मास किसके कारण बनेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण बनेगा। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए तो क्या है वो, Z, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए तो A माइनस जेड। बस इसी का खेल है। A माइनस जेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। तो देखो एटॉमिक मास, द यूनिट इन विच एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड एटॉमिक मास, AMU। अब यहाँ पे हम लोग किलोग्राम टन में तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत छोटा छोटा इनका मास होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक नई यूनिट बनाई है जिसको हम कहते हैं AMU। तो ये AMU बना कैसे, ये AMU ऐसे बना कि इन्होंने क्या किया, एक कार्बन का एटम लिया, और जब इन्होंने कार्बन का एटम लिया कार्बन के एटम में उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12। इन 12 के कारण ही उसके एटम का कुछ ना कुछ मास है। तो हम लोगों ने ये बोला कि एक AMU का मतलब क्या है, तो हमने बोला कि एक कार्बन का एटम लो और उसके ना 12 हिस्से कर दो। ये 12 हिस्से, जो एक हिस्सा मिलेगा ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक AMU। आपने एक तरबूज लाया, तरबूज के 12 हिस्से कर दिए, तो जो एक हिस्सा मिलेगा वही क्या कहलाएगा, एक AMU कहलाएगा। तो वैसे ही हमने क्या किया, इस बार कार्बन का उठाया, क्योंकि कार्बन में क्या है, 12 है, 12 हिस्से कर देंगे तो क्या होगा, एक उनका वजन आ जाएगा, एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का। ठीक, तो देखो लिखा हुआ है AMU, one AMU is defined as 1/12 of the mass of an atom of 6C12। नाम से ही पता चल रहा है 6 इसमें प्रोटॉन है और 12 टोटल है, मतलब न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। इट इज डिनोटेड बाय U। AMU भी लिखते हैं और U भी लिखते हैं। अब हमको पता है एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, तो मास ऑफ एटम ऑफ 6C12 है वो, उसको 6 भी लिख लेना, वो भी मिसिंग है, 6C12। अभी देखो आप लोगों ने चीख चीख के बताया था कि एक मोल कार्बन का वजन कितना होता है, 12 ग्राम। एक मोल कार्बन का वजन कितना होता है, 12 ग्राम, और एक मोल का मतलब क्या होता है, इतने सारे। तो 12 का वजन कितना हो जाएगा, सॉरी एक का वजन कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई दिस, तो एक का वजन आ जाएगा। अच्छा अक्षिता ये बताओ, एक दर्जन केले हैं उनका वजन 12 किलोग्राम है, तो
एक बनाने का वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम। कैसे निकाला आपने? 12 डिवाइडेड बाई 12, है ना? तो आपने 12 डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया? मैंने एक डजन बोला था, तो आपने 12 से डिवाइड किया। अगर मैं बोलूंगा 1 मोल है तो कितने हो गए? इतने हो गए। इन सब का वजन इतना है, तो एक का कितना होगा? दिस डिवाइड बाई दिस। तो वही हमने किया है। तो देखो हमने उसको डिवाइड किया और 1 mu इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। इसमें वैल्यूज वगैरह जब सब पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं ना, इसको लिख लो और ये याद रखना है हमको, ये याद रखना है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। किसी को याद आ रहा है कि ये वैल्यू किसकी है? यही तो प्रोटॉन का मास होता था। इलेक्ट्रॉन का कितना होता था? 9.11 इंटू 10 टू माइनस 31। यही तो प्रोटॉन का होता था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्योंकि कार्बन में कितने हैं? 12 है ना, और आपने 12 ही से डिवाइड की हो, मतलब किसका मास ले रहे हो आप एटॉमिक मास में? एक प्रोटॉन का ही ले रहे हो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है 1.66 इंटू 10 टू माइनस 27 किलोग्राम। अब इन टर्म्स ऑफ एएमयू ये कितना हो जाता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 एएमयू। यू का मतलब है एएमयू। उसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मजे से यहाँ पे बैठा हुआ था। क्या ये अपनी मर्जी से कहीं जाएगा? क्या ये मूव करने लगेगा? नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। यहाँ पे ना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। वो कितने का था? 1 वोल्ट का। यहाँ पे निगेटिव वाला चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, 1 वोल्ट का। अब ये निगेटिव वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट का। तो क्या इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा? इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। और जब ये मूव करना शुरू करेगा तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? देखो मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है यहाँ, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये भाग जाएगा। तो जब इसको पकड़ के रखा हुआ है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। देखो इस पॉइंट पे ना कुछ पोटेंशियल होगा। जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ग्राउंड से h हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। ये पोटेंशियल कितना होता है? अबे GH होता है, पॉइंट पे पोटेंशियल GH। अब इस पॉइंट के ऊपर आपने एक छोटी सी बॉडी रखी, छोटी सी बॉडी। कौन सी बॉडी? M। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? mgh। मास इंटू पोटेंशियल क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पे आप बहुत बड़ी वाली बॉडी रख दो ये, अब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कैपिटल mgh। तो पोटेंशियल तो उस पॉइंट पे सेम है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो तो V है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? चार्ज से। जैसे वहां पे किससे मल्टीप्लाई किए थे? मास से। ग्रेविटेशन में मास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आता है? चार्ज। तो Q इंटू V, यही इसके पास में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ूंगा ये इस तरफ भागना शुरू कर देगा और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 वोल्ट। जब इतना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या हो जाएगा? इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जैसे ही छोड़ोगे तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए, तो बोलना अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल दे दें तो जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसी को हम क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। नाम ही से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1 वोल्ट से। तो देखो वही लिखा हुआ है 1 EV इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 पर माइनस 19 इंटू 1, इतना जूल इसके पास में एनर्जी आ जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते हो ना, इतनी उसके पास एनर्जी आ जाती है।
कितनी 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। इस वैल्यू को भी हमको याद रखना है कि किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तो इक्वल है, पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है जूल के साथ में। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इन्होंने बताया था कि एनर्जी को मास में, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग कुछ ना न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाएंगे ना, उसमें मास थोड़ा सा कम मिलेगा। यार मास कैसे कम मिल सकता है, हमने तो कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ के रखा हुआ है। मास कम हुआ तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ा सा भी मास कितनी ज्यादा एनर्जी देता है, यहाँ इस फॉर्मूले से देख सकते हो आप लोग, E इज इक्वल्स टू mc²। मैंने क्या किया था, 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया, कुछ केमिकल इक्वेशन करवाया, और इसमें ना जो फाइनल जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो 0.999 ग्राम का मिला है, यानी कि कितना मिसिंग है, 0.001 किलोग्राम मिसिंग है। तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, तो 0.001 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, इतनी जूल एनर्जी मिलेगी, आप गिन भी नहीं पाओगे। तो 0.001 ग्राम से इतनी ज्यादा एनर्जी हमको मिल रही है। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं आजकल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को प्रेफर करते हैं, उसमें इतना ज्यादा ना हमको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप ये देखोगे थर्मल पावर स्टेशन, इतना बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है और उसके पीछे इतना बड़ा ना ऐश डैम होता है, जहां पे जो राख निकलती है ना कोयले से, उसको पानी में मिक्स करके पाइप से वहां भेजते हैं। लिटरली इतना बड़ा अगर थर्मल पावर स्टेशन है तो इतना बड़ा उसका ऐश डैम होता है, भर जाता है, बहुत डेप्थ तक के होता है वो, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ टन कोल डेली बर्न होता है। और जब हवाएं चलती है तो वो जो ऐश है वो पूरी हर जगह उड़ती है, बहुत बेकार चीज है ना ये। उसके बाद देखो आजकल की जो हमारे जो वारशिप्स हैं और जो सबमरीन्स हैं, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले किससे चलते थे ये, कोयला, उसके बाद जो लेटेस्ट आए वो डीजल से चलते हैं, डीजल इंजन लगे हुए हैं, सबमरीन में भी डीजल इंजन। अच्छा एक बात बताओ कि शिप में तो ठीक है, लेकिन सबमरीन में जब डीजल इंजन चलेगा तो उसको हवा कहाँ से मिलेगी, इंजन को चलाने के लिए एयर चाहिए ना, फ्यूल को बर्न करने, और धुआं भी तो निकलेगा, धुआं कहाँ जाएगा, क्या कितना बड़ा टैंक रखोगे यार, कई कई दिन महीनों तक के नीचे रहना है हमको, तो पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके लिए अलग से प्लांट लगाओगे, ये सब करोगे। और एक और समस्या है, आपने अगर गाजी मूवी देखी है, उसमें वो लोग अंदर गाना गाते हैं, मतलब इंडिया वाले जो रहते हैं वो, उनको दूसरी सबमरीन में सुनाई देता है। तो यहाँ जब उतना बड़ा इंजन चलेगा, तब तो यहाँ इंजन चलाओगे और रशिया चाइना को भी पता चल जाएगा सबमरीन चालू हो गई है। आवाज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आवाज कैसे करें फिर, कैसे डीजल से चलाते थे, सोचिएगा इसको, है ना, आज ही आंसर मिल जाएगा। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग समझ गए, इज इक्वल टू mc² समझ गए। अब देखो अगर एक एएमयू मास, एक एएमयू मास, अभी भैया छोटी चीज है कि बड़ी चीज है, बहुत छोटी चीज है, कितनी 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, यानी 0.000 करके आप 26 टाइम्स बोलोगे, उसके बाद 16 किलोग्राम, कितनी छोटी क्वांटिटी है। जब ये क्वांटिटी एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, एक एमयू मास को आपको क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो बस यहां पे रख दो एक एमयू मास, मास को एमयू में रखेंगे तो कितना आएगा, 1.66 इंटू 10⁻27। कितना मास लिया मैंने, एक एमयू, और एक एमयू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। उसको यहां पे रखा मैंने, सी का स्क्वायर लिया, तो देखो आपको क्या मिलता है 931.15 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक एएमयू को जब आप कन्वर्ट करोगे एनर्जी में, आगे चल के इसका बहुत यूज होना है, जिसको ये याद रहेगा, कहां कहां पे, मेगा, मेगा 10⁻6 जगह पे हम मेगा लिख सकते हैं, मिलियन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, 1000 ग्राम कभी लिए हो क्या, आप क्या लिए हो, 1000 किलोग्राम। तो 10⁻3 को हम किलो लिख सकते हैं, और 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा, 10⁻6 को, जैसे एमबी होता है ना, जीबी,
जीबी, गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹ गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट कितना होता है? 10⁻। एक बात बताओ, एक टीबी की हार्ड डिस्क इसमें कितना जीबी होगा? अप्रोक्सीमेटली 1000 जीबी होता है ना, 1000 मानते हैं, मतलब 10⁻12 टेरा हो जाता है। वो रोबोट मूवी नहीं देखे थे क्या? आई एम चिक्की, इतना टेराबाइट की मेमोरी, रैम वैम सब बताता है वो। हाँ, तो देखो अगर ऐसा लिखा हुआ है ना 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10⁻6 का मतलब क्या होता है? मेगा। जैसे 10⁻3 का मतलब होता है किलो, 10⁻6 का मतलब क्या होता है? मेगा। तो इसकी जगह ना इसको मैं मेगा लिख लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कई बार क्वेश्चंस में आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, 3 AMU मास है, उसको हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो भैया आप बार बार ये करते रहोगे क्या? एनर्जी में कन्वर्ट किया तो 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ इसका स्क्वायर, आंसर निकालने में हालत खराब हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, 1 AMU मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो पता है कितनी एनर्जी देगा? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। आप 1 किलोग्राम कोयला जलाते हो, कुछ एनर्जी मिलती है ना। आप 1 AMU मास को जब एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। दैट्स इट। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, याद, दिमाग में याद रहेगी। तो उसके चारों तरफ डब्बा बना हुआ है, आप एक और डब्बा बना दो लाल कलर से, कि ये वैल्यू तो हमें याद रखनी है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बिना शीट में देख के बताओ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक ने। हाँ, किसने क्या कहा? अरे हम तो, हमारे गुरुदेव ने ऐसा बताया था, ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। हमारे गुरुदेव ऐसा बताए थे, तो वो हमको आज भी याद है, ईट पर नाच। तो फिर कंफ्यूजन भी नहीं होता है। आप लोग अपना कुछ बना लेना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? चैडविक भाई साहब ने की थी। वो हटा देता हूं। चलो, अ न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज एंड हैविंग मास इक्वल रफली टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, हम इक्वली मान के चलेंगे भाई। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, ये सब लिख लेना। और जो फ्री न्यूट्रॉन होता है ना, वो बाहर फ्री ज्यादा देर रह नहीं पाता है, बहुत कम समय में भी वो वैनिश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोले, फ्री न्यूट्रॉन अगर रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे अपने चारों तरफ घुमा पाएगा? कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं दे पाएगा। हाँ, कभी भी नहीं रहेंगे फ्री न्यूट्रॉन भाई। पॉजिटिव रहता है बीच में हमारा एटम का न्यूक्लियस, तभी तो उसको रिवॉल्व करते हैं। हम सन को रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वहां से हमको एक ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक धागे से आप पत्थर बांध के घुमाओ, जब तक धागा है तब तक के पत्थर घूमेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो वैसे ही अंदर में प्रोटॉन है, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर में है, सेम नंबर ऑफ चार्ज। चलो, न्यूट्रॉन हो गया ये। एटॉमिक नंबर हमको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसलिए एटम को हम क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसके बाद है मास नंबर ए। ये क्या बताता है हमको? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ए का मतलब भी हम लोग समझ गए, इसमें कुछ डिटेल की तो जरूरत नहीं है। क्यों हरिता, समझ में आ गया? गुड। अब यहां पे देखो, कुछ एटम बड़े होते हैं, कुछ एटम छोटे होते हैं। हमारे यहाँ मान लीजिए 30 स्टूडेंट आते हैं, तो हमने इतना बड़ा क्लासरूम रखा है। अगर हमारे यहाँ 3000 स्टूडेंट्स आते तो ऑब्वियस है कि इस क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा होता। तो बताओ यहाँ पे जो हमारा एटम का साइज है, बिना नीचे देखे बताना, एटम का जो साइज है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा कि ए पे डिपेंड करेगा? ए पे। ए क्या बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
देखो अगर दो चार ही हैं, बस दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो भाई ये छोटा सा एटम बन जाएगा, ये छोटे से न्यूक्लियस का छोटा सा एटम। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारे, बहुत 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 सारे हैं, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनसे बनने वाला न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, और जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उनके इतने सारे ऑर्बिट होंगे, तो उतना ही बड़ा ये वाला एटम भी होगा। तो एटम का साइज किस पे डिपेंड करता है, ए पे। एटम का साइज बोले तो एटम का वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 बाई, देखो ऐसा मैं लिख रहा हूं कि एटम का जो साइज है, एटम का साइज इट इज प्रोपोर्शनल टू ए, जहां पे ए क्या है, वो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3। ये भी तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा है, तो इस कांस्टेंट की क्या औकात है, हटाओ इसको। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। यहां पे अब हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या हो जाता है, आर नॉट कहलाता है। या इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1/3। इसके बाद ही लिखा हुआ है ना वो, आर नॉट ए की पावर में 1/3। अच्छा हाँ, उसके बाजू में लिखा हुआ है ना, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर में 1/3 लिखा है, उसके बाजू में देखो जो डब्बा है उसमें ये लिखना है, जहां डब्बा है वहां मैं भी डब्बा बना देता हूँ, जहां पे आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू याद रहेगी। उसके बाद देखो नीचे एक स्माइली वाला बना हुआ है पॉइंट, जैसे ए डिफरेंट होता है हर एलिमेंट के लिए, वैसे एटॉमिक न्यूक्लियाई, देयरफॉर एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइज। ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बड़ी कमाल की चीज है यार। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक बेंच में दो बच्चे बैठ रहे हैं, अगर 30 बच्चे आ रहे हैं, अगर मैं 3,000 बच्चों को यहाँ पे बिठाऊंगा, तो क्या एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिठाऊंगा, वो भी तो वैसे ही बैठेंगे एक बेंच पे दो। तो डेंसिटी क्या होती है, हमेशा सेम होती है, चाहे दो बच्चे आए चाहे 1,000 बच्चे आए, बैठेंगे तो भाई उतना ही स्पेस लेके ना, एक बच्चा उतना ही स्पेस लेगा, चाहे एक बच्चा है चाहे 1,000 बच्चे आए। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दिस मच, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे एटम का टोटल मास कितना होगा, हमें पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है ना, कितना होता है m, और टोटल कितने हैं ऐसे, a, तो ऊपर m इंटू a, ये तो नंबर बता रहा है, नंबर भाई 12 है टोटल, और एक का वजन है इतना, तो ये टोटल का वजन आ जाएगा, तो टोटल मास। और टोटल वॉल्यूम के लिए वही 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखो मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, जहां पे हम लोग आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर नॉट ए की पावर में 1/3, और क्यूब लगा हुआ है तो ए की पावर से 1/3 हट जाएगा, और आर नॉट की पावर में 3 आ जाएगा। उस वैल्यू वगैरह को हम लोग वहां पे पुट करेंगे, तो देखो डेंसिटी कितनी आ जाती है, मुझे बोल के बताओ, इतना बड़ा फिगर तो मुझे याद भी नहीं रहता। इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। आपको पता है पानी की डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस बॉटल, ये 1 लीटर की बॉटल है ना, इसमें 1 किलोग्राम पानी आएगा। अगर 1,000 लीटर की बॉटल होगी तो उसमें 1,000 किलोग्राम पानी आएगा। अब देखो इस बॉटल के अंदर कितना है, 1 किलोग्राम पानी है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कितनी है, इतनी है, इतनी है। ये जो इसका वॉल्यूम है पता है कितना है, 1/1000, क्योंकि पानी 1 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब में टोटल 1,000 लीटर पानी आता है, 1,000 लीटर। तो अगर मैं बोलूं 1 लीटर पानी कितने में आएगा, तो ये कितने में आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, और यही है वो 1/1000 मीटर। 1 लीटर पानी है ना,
तो वॉल्यूम अपने आप कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो देखो इस बॉटल में जो पानी है उसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम। अगर आप इस बॉटल भर के न्यूक्लियस ले लिए, एटम नहीं, एटम तो बहुत खाली होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है ना छोटा सा, उसी में पूरा मास है। अगर आपने इसमें पूरा सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस से इसको भर दिया, तो पता है इसका वजन कितना हो जाएगा, इसका वजन हो जाएगा कितना, 2.27 इंटू 10⁻14 किलोग्राम। क्योंकि बॉटल का वॉल्यूम कितना है, 1/1000 मीटर क्यूब है ना। 1 मीटर क्यूब में इतने, इसको 1000 गुना कम कर दो, वॉल्यूम 1000 गुना कम किए ना, सोच रहे हो, 2 के बाद कितने सारे जीरो। इस पानी की बोतल में पानी कितना है, 1 किलोग्राम। और अगर आपने इसको न्यूक्लियस से भर दिया, कितना किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा, कैसे उठाओगे। मतलब सोचो कितनी ज्यादा डेंसिटी है न्यूक्लियस की, कितनी ज्यादा। अगर हमारे अंदर जितने भी एटम है, एटम का 99.99% हिस्सा खाली होता है, सिर्फ जो छोटा सा हिस्सा है वो उसी में मास होता है। अगर वो खाली नहीं होता, उसमें भी पूरा मास होता है ऐसे ही डेंसिटी वाला, तो कितना ज्यादा वजन हो जाता हमारा। मेरा जो वजन है वो अर्थ से ज्यादा हो जाता, अर्थ से भी ज्यादा, सोचो। चलो, तो ये वैल्यू आप लोग याद रख लेना, 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी ज्यादा डेंसिटी है। एक चम्मच अगर आप उठा लोगे ना इस मटेरियल का, तो वो हिमालय से ज्यादा वजन हो जाएगा उसका, इतना ज्यादा। हाँ। उसके बाद देखो, वैसे ही इस डब्बे में एंस लिखा हुआ है, क्या होगा वो, एंस होगा। हेंस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स, सबके लिए भैया। ये वाले क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे हैं, तो जिस डेंसिटी से बैठे हैं ना, जहां 3000 बच्चे बैठे हैं, वो भी उसी डेंसिटी से बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आइसोटोप्स, ये सब तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, ये तो तुम लोग मुझे पढ़ा दोगे। आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग होता है। क्यों ऐसा अलग हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम ज्यादा कुछ हो सकते हैं। तो नीचे जो एटॉमिक नंबर लिखा है ना, उसके ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर, क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास में। तो देखो जिनका नीचे वाला सेम होता है ना, 1 1 1 है, तो सब में देखो एच 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 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर सेम, तो वही हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे ये सब चीजें फालतू हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब कुछ आप लिख सकते हो। जब ऊपर वाला सेम हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, एटॉमिक मास सेम है। उसके बाद देखो आइसोटोन्स कहलाता है। आइसोटोन्स मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। उनका देखो जेड, A-Z, पहले वाले के लिए 20 है, और दूसरे वाले के लिए भी, पोटेशियम के लिए भी 20 है। 39 - 19 न्यूट्रॉन, उसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, लेकिन दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। ये कोई मतलब के नहीं होते, बस ये एक मार्क्स में डेफिनेशन पूछते हैं, उसी के मतलब क्या। वैसे देखो 1H3 और 2He4 आइसोटोन्स हैं। क्यों, क्योंकि 3 - 1 2 आएगा, और इधर 4 - 2 भी 2 आएगा, तो ये आइसोटोन्स है। अब है अगला न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एक बात बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या फोर्स लगते होंगे, कितने फोर्स लगते होंगे, चलो पहले ये बताओ। हम्म, मॉलिक्यूल कहाँ, हम तो अभी एटम के भी अंदर चले गए हैं। अभी सारे फोर्स दिखेंगे, अभी सारे फोर्स दिखेंगे। कितने फोर्स होते होंगे, चलो तुक्के लगाओ। 4, और 5 टाइप के हैं। बेसिक फोर्सेस ही नेचर में 4 टाइप के, चारों लगा दिए भाई, चारों। टोटल 3 टाइप के फोर्स होते हैं। देखो मैं सारे फोर्स दिखा रहा हूं, उसके बाद हम इसको भूल जाएंगे। देखो ये है हमारा प्रोटॉन, और यहाँ पे भी है एक और प्रोटॉन, यहाँ पे भी है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, इधर भी है एक प्रोटॉन, इधर भी है एक प्रोटॉन, यहाँ पे भी है प्रोटॉन।
और इसमें कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स यहां बना दिया। क्या प्रोटॉन के पास मास होता है? होता है। क्या न्यूट्रॉन के पास मास होता है? दोनों के पास मास होता है। और जब भी कोई दो बॉडीज जिनके पास मास हो, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? एक ग्रेविटेशनल। उसकी औकात कुछ नहीं होगी, लेकिन लगेगा, क्योंकि पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? G m1 m2 डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों का जो मास है वो तो देखने की बात है, -27 -27। तो फोर्स की वैल्यू कितनी कम आएगी? नेग्लिजिबल। हाँ, जी भी। तो इसको भूल ही जाओ। ठीक है, चलो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, चलो इनके बीच में नहीं लगेगा, बहुत कम लगेगा, दोनों का सेंटर थोड़ा सा पास पास है। इसके और इसके बीच में भी तो लगेगा, इसके और इसके बीच में भी, इसके और इसके बीच में भी तो लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है सबसे पहली चीज। उसके बाद तो देखो मैंने नंबर 1 लिख दिया, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, इसका पूरा नाम लिखेंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है हमेशा। दूसरी चीज क्या लगेगी? देख के बताओ, सोच के। हाँ, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, लेकिन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और दो सेम टाइप के चार्ज जब रहेंगे तो इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा? कौन सा? रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो दूसरा फोर्स लगेगा इनके ऊपर, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। नहीं कोई जरूरत नहीं, इसलिए तो नहीं लिखा, बस समझ लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगता है। इसकी तो कोई औकात है नहीं, लेकिन ये तो बहुत ताबड़तोड़ फोर्स है। तो कायदे से तो यहां पे सारे प्रोटॉन्स को अलग अलग हो जाना चाहिए। क्या? नहीं। तो देखो कायदे से इस फोर्स की कोई औकात ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ। ये लग रहा है रिपल्सिव फोर्स। इस वाले को ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल, ये भी रिपेल। पिंक वाले तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। जब सब रिपेल, भाई क्लास में सभी इसको गाली दे रहे थे तो चला जाएगा ना। भाई सभी इसको रिपेल कर रहे हैं। अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा होता तो तब एक बार चांस था, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेम हो जाएगा। सब रिपेल कर रहे हैं, इस वाले को भी सब रिपेल कर रहे हैं, इसको भी सब रिपेल कर रहे हैं, सब रिपेल, सब दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको तो कायदे से अलग अलग हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर है, मैंने बताया ना कि एटम का 99.99% हिस्सा खाली है। अगर एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एटम है तो उसमें एक टेनिस बॉल रखो बीचों बीच, वो एटम है। सोच लो अब इलेक्ट्रॉन तो कितना दूर दूर पे है। यहाँ पे ऊपर वाले ने एक फोर्स बनाई है जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्यों है, कैसे है, हमें आज तक नहीं पता है, लेकिन वो है। और वो इतनी जबरदस्त फोर्स है कि इनके रिपल्सिव फोर्सेस के बावजूद इनको वो आपस में होल्ड करके रखी होती है, आपस में होल्ड करके रखती है। लेकिन दिक्कत यही है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो भाई करोड़ों किलोमीटर दूर तक लगता है, ये शॉर्टेस्ट रेंज ऑफ फोर्स है। यहाँ वाला प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन के बीच में तो ये लगेगा, लेकिन ये वाले प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन के बीच में हो सकता है ना लगे, क्योंकि ये इतना शॉर्ट रेंज फोर्स है कि दो प्रोटॉन के बीच में लग जाता है, तीसरे वाले के साथ शायद लगे शायद ना लगे। तो तीसरा कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यही वो फोर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल है इनको एक साथ बांधे रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, एक दूसरे के साथ बाइंड रखने के लिए। ठीक है, तीन टाइप के फोर्स हम लोगों ने देखे इनके बीच में लगते हैं। अब आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बेचारा बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है, तो आप लोग खुद सोच के बताओ कि जो छोटा सा एटम का छोटा सा न्यूक्लियस होता होगा वो ज्यादा स्टेबल रह सकता है कि जो बड़ा वाला जो एटम है उसका बड़ा वाला न्यूक्लियस वो ज्यादा स्टेबल रहेगा? छोटा वाला।
क्योंकि बहुत बड़े न्यूक्लियस को ना बांधे रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस वाला है ना, इनके बीच में लगेगा, इनके बीच में लगेगा, अगर ये प्रोटॉन गायब होकर इधर आ गया तो यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं रहेगा। तो जितना बड़ा हो जाएगा ना ग्रुप, उसको बांधे रखने के लिए उतनी ही ज्यादा हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विथ व्हिच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड to separate the nucleons at infinite distance apart from the nucleus so that they may not interact with each other. अब देखो हुआ क्या, ये फोर्स कहां से आया, ये एनर्जी कहां से आई। जब दो ये आपस में मिलते हैं, मान लो ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, मान लो इसका जो वजन था, फॉर एग्जांपल इसका जो मास था वो m1 था, इसका भी मास जो था वो m1 था। जब ये दोनों आपस में चिपक गए, ये भी P और ये भी P, तब इसका टोटल मास कितना होना चाहिए था, 2m1, मास 2m1 होना चाहिए था, लेकिन ये हो ना सका। मास कितना निकला इनके बीच का, 2m2। और जब उसको मेजर करके देखा गया ना, तो पता चला कि 2m1 से छोटू होता है 2m2। आपने 10 ग्राम और 10 ग्राम लिया और मिला कितना, 19 ग्राम, मतलब कम मिला, मास आपको कम मिल रहा है। तो वो मास कहाँ जा सकता है, वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एनर्जी क्या करती है, इनको आपस में बाइंड करके रखती है, उसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो देखो, ये भी 10 ग्राम का था और ये भी 10 ग्राम का था, और मिला कितना हमें, 19 ग्राम। तो वो जो 1 ग्राम बच गया, आप लोग जानते हैं ना आइंस्टीन की इक्वेशन से, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। उसी ने इन दोनों को आपस में बांध के रखा हुआ है। अगर उतनी एनर्जी इसको दे दोगे, उतना वर्क डन इसके ऊपर कर दोगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। 1 ग्राम मास कम हुआ तो उससे यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी मिली। आप उतनी एनर्जी इसको दे दो तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तब हाइपोथेसिस है कि भाई मास जो कम हुआ वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर हो गया, और आप उसको उतनी ही एनर्जी दे दोगे तो वहां से एक दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है, देखो, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, और कहां तक के इनको सेपरेट करना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलो, यही है मास डिफेक्ट, जो मैंने बताया, इनको जोड़ने पे हमको मास थोड़ा सा कम मिलता है, इनको जोड़ने पे हमको मास थोड़ा सा कम मिलता है। अरे इस डब्बे में तो बहुत सारा मिस गया। तो देखो, ई के आगे पीछे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है, बीई, बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो, 1H1 प्लस 1H1, ये दोनों आपस में मिल गए, और फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बना लिया, 2He2 बना लिया। यहाँ पे भी ये 2 और वहां पे भी वो 2, लेकिन एग्जैक्टली ना ये 2 के बराबर मिलता नहीं, ये कम मिलता है, लेकिन हम उसको 2 लिख देते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े और वो बना लिए। अब यहाँ पे देखो, टोटल कितने कंस्टिट्यूएंट्स आपस में मिले, टोटल यहाँ का मास निकालना है हमको, टोटल मास। टोटल मास हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। देखो, लेफ्ट हैंड साइड का मैं टोटल मास निकाल रहा हूं, टोटल मास कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, एक मिनट, 1H2 ले लो, यहाँ पे 1H2 और 2He4। अब मैं यहाँ पे टोटल मास निकाल रहा हूं। एक बात बताओ, इसके पास कितने प्रोटॉन है, इसके पास 1, इसके पास 1, तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए हमारे पास, 2। तो यहाँ पे Z की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन यार यहाँ पे तो न्यूट्रॉन भी है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम हो।
और कई बार अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट उनको काउंट करेंगे। तो हमने प्रोटॉन तो देख लिया, प्रोटॉन कितने होते हैं, Z इंटू MP प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे, A माइनस Z, वेरी गुड, A माइनस Z, टोटल इतने न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसको किससे मास से मल्टीप्लाई करूंगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस मास ऑफ नया वाला, ये जो आपका न्यूक्लियस बना है, नया वाला जो न्यूक्लियस बना है, ये कैपिटल N लिखा हूं ना, मतलब नए वाले न्यूक्लियस है ये 4, मास ऑफ नया वाला न्यूक्लियस, वही मैंने लिख दिया है, मास ऑफ नया वाला न्यूक्लियस। तो भैया ये क्या आ गया, कोई बच्चा बताएगा मुझे ये क्या आया है? एक बात बताओ, ये क्या आया, डिफेक्ट इन मास आया है। एनर्जी क्या होगी, इसी मास के कारण तो पैदा होगी, यही मास तो कम मिला है ना, तो मास इंटू सी स्क्वायर, यही क्या होगा, एनर्जी, वही बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी स्क्वायर से। तो वहां पे देखो सी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे नहीं किया, सी स्क्वायर कर लो उसको प्लीज, लाइट की स्पीड का स्क्वायर, अरे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो हमने ये लगाया है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आंसर आता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, आंसर किसमें आता था, यूनिट एनर्जी की जूल में आता था, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मास को हम लोग एमयू में ले लेंगे, देखो देखो, अगर मास को आप लोग एमयू में ले लोगे, उसको 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। आप पूरा लिख लो, हाँ पॉइंट आना चाहिए, अब ऊपर स्क्वायर नहीं आया, नीचे 0.5 की बात कर रहे हो। 931 ले लिया करो, 0.5 की जरूरत नहीं, जब कैलकुलेशन करोगे ना 931 ले लेना। तो देखो जब भी आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालने बोलेगा, मास को एमयू में रखना और 931 से मल्टीप्लाई कर देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर में बार बार नहीं रखेंगे हम लोग को पता है एक एएमयू मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इतनी एनर्जी देगा। क्वेश्चन में आपको दे रखेगा भैया 5 एएमयू मास कम हो गया, क्या करोगे, 5 में 931 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ मास डिफेक्ट आपको दे देगा एएमयू में। तो जब भी हमको मास डिफेक्ट दिया है एएमयू में, यार एएमयू में रखोगे फिर सी का स्क्वायर करोगे, उतना नहीं करना है हमको। हाँ मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, इफ मास defect observed in a reaction to be uh, 3.32 into minus 27 kg, then find binding energy। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, उसमें ना वजन इतना कम निकला, जब हमने कंस्टिट्यूएंट्स का और प्रोडक्ट का मास देखा ना, तो 3.32 into 10 to the power minus 27 kg मास कम निकला है। तो ये मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी। तो पूछ रहा है कितनी बाइंडिंग एनर्जी निकली। तो देखो आपको मास दे रखा है, आप रखोगे मास की जगह पे, इनटू क्या करोगे, लाइट की स्पीड का स्क्वायर करोगे और आंसर निकाल लोगे, हाँ? जूल में आएगा और ऑप्शंस दिया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर आप क्या करोगे, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 से डिवाइड करके। लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो जानते हैं एक एमयू बराबर क्या होता है, 1.66 इंटू 10 टू द माइनस 27। तो ये ऐसा नहीं लग रहा 2 एमयू है,
ये 2 AMU मास है ना, अरे पहला पेज पलटो, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है 1.66, और ये कितना है 3.32, तो ये कितना है 2 AMU। उसके बाद नीचे देखो, सी के नीचे नीचे, 1 AMU मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती, 2 AMU मास कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर तो एक लाइन का है। हाँ जो भी आएगा, समझ गए ना। तो उसके बाद देखो अगला ग्राफ है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियन मतलब मेंबर्स। तो यहाँ पे ग्राफ में देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलती है कि आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है ना, उसमें जो स्टार्टिंग में होते हैं वो एकदम कम एटॉमिक मास वाले होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बेचारा हाइड्रोजन है, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 1 से थोड़ा ही ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो, अब हीलियम के लिए चले गए तो उसके लिए करीब 7 है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि उस देखो बाइंडिंग एनर्जी का कुछ बच्चों को मतलब समझ में नहीं आया है। जैसे देखो ये है हमारा हीलियम, हीलियम के अंदर में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अरे ध्यान से देखो इधर, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब बता रहा हूं। हीलियम के अंदर बड़े मजे से टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं इसको पूरा तोड़ दूं, एक प्रोटॉन चले जाए कहां, कैलकाटा, एक प्रोटॉन कहां चले जाए, दिल्ली, एक न्यूट्रॉन चले जाए नीचे चेन्नई, एक न्यूट्रॉन चले जाए इधर मुंबई, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए। तो इनको ऐसा अलग अलग करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, वही बाइंडिंग एनर्जी है, वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो देखो हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, उसके न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है तो उसमें बहुत ज्यादा, जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। लेकिन एक टाइम के बाद जैसे जैसे अपना बढ़ रहे हैं, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपना आपको बाइंडिंग एनर्जी कम चाहिए। देखो यूरेनियम 238 के लिए नीचे जा रहा है ग्राफ, तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कहां से कहां के लिए चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है देखो, एटॉमिक मास 30 से लेके 140 के लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत होती है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। सारे पॉइंट्स को एक बार आप लोग खुद से पढ़िए। इसके बाद सीबीएसई में से रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया गया है। हाँ तो आप एक काम करो, एक पेज पलटो इसके बाद। हाँ तो इसके बाद का जो है ना, वो आप लोग के सिलेबस से अभी हटा दिया है। उसके बाद देखो ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, रेडियो एक्टिविटी है, नेचर ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज है, ये भी हटा दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ये भी हटा दिया है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये भी हटा दिया है।
यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है, अल्फा बीटा गामा डीके हटा दिया है। उसके बाद न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस है, जिसको मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। अभी उसके बाद की हम कुछ चीजों को समझते हैं। क्या? नहीं, वो सब समझा दूंगा मैं। इन लोग के में है, इसलिए मैंने ये नोट्स जब बनाने बैठा तो मैंने बोला पूरा बना लेता हूँ। एक दिन बैठ के हम लोग भी ना सब समझ लेंगे कि क्या होता है। हाफ लाइफ वगैरह समझना जरूरी, क्योंकि सीबीएसई से हट गया, लेकिन आपको कुछ उसमें तो पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए मैंने नोट्स में पूरा इंक्लूड कर दिया, इसलिए मैंने सॉफ्ट कॉपी नहीं डाली है ग्रुप में। इसको फिर सीबीएसई के लायक करके मैं दे दूंगा। और जो बच्चे आईसीएसई वाले हैं वो क्या करेंगे, मुझको मैसेज कर देंगे, उनको मैं इसकी फुल सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। इसके बाद देखो न्यूक्लियर रिएक्शन, पेज नंबर 10 में नीचे टॉपिक दिख रहा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो, मैं फोटो खींच के लाया हूं क्वेश्चन की। क्वेश्चन लिखो। हाँ, बाजू में ब्लैंक इसीलिए है, मैं दो साइड उसमें क्यों नहीं करवाया फोटोकॉपी, एक साइड इसीलिए कि आप उसमें अपनी कलाकारी कर सकें। और वैसे भी सीबीएसई वालों को तो बहुत सारे रफ पेज मिल गए हैं अब। देखिएगा क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई, ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। अच्छा, ड्यूटेरियम को कैसे लिखूंगा मैं? 1H2। हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है आगे, व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज, अब वो मैं चेक कर लूंगा एक बार। व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, फ्यूज होना मतलब आपस में जुड़ गए, आपस में ये जुड़ गए और इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक हीलियम को फॉर्म किया। तो देखो 1H2 और 1H2 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2He4। हाँ, टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, फुल स्टॉप, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन। मुझे पता है अभी तक कि हमने फिजन और फ्यूजन नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फ्यूजन, फ्यूज का मतलब होता है दो चीजों का आपस में जुड़ना, और फिजन का मतलब होता है एक बड़ी चीज का छोटे चीजों में टूट जाना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1H2 प्लस 1H2 मिल के बने 2He4। हमने अभी नहीं पढ़ा है फिजन फ्यूजन, बट हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोशिश करो। हमको क्या निकालना है इसके लिए ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, और इसके लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालना है। जो डिफरेंस होगा ना वही एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, पेज पलटिए, सब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस क्योंकि हम लोग करेंगे कल। आपको तो सीधा एनर्जी वैल्यू दे दी है, कहाँ मास वास से निकालोगे, अब आपको तो सीधा एनर्जी की वैल्यू दे दी है।
कितना 7 माइनस 2.2। सब लोग अपना आंसर बताते जाएंगे, मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, फिर देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता है। जीरो। थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक करना। नहीं, जो 6 बोल रहे हो ना उसके लिए बोल रहा हूँ। 6 आपको कहाँ, कितने न्यूक्लियॉन्स दिख रहे हैं उस तरफ, कितने न्यूक्लियॉन्स दिख रहे हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन क्या होता है? मेंबर। ये है, इसके अंदर कितने मेंबर हैं? 3 है। अबे इसमें ये तो टोटल है ना, इसमें तो ये 2 बार काउंट हो गया। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को 2 बार काउंट करोगे क्या? ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसी को गिनते हैं हम लोग बस। अच्छा, हाँ उधर भी 4 है। नहीं, मुझे गलत आंसर पहले सुनाई देता है ना। इधर भी 6 है, उधर भी 6 है। नहीं, वो 2 + 1 3, 3 3। पहली चीज, न्यूक्लियॉन्स हमें काउंट करना आ गया। 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या आंसर आ रहे हैं? 11.8। हाँ, बताते जाओ आंसर। गर्ल्स की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है। 23.5। और कितना? 23.6। और आपका? हाँ, और कोई? 23.6। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन वाले के लिए पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 1.1। और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ की? 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन दिया है, सॉरी हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ की बाइंडिंग एनर्जी है। और यहाँ के लिए कितना हो जाएगा? 4 × 7, यानी कि 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी इधर की है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, यही एनर्जी रिलीज है। तो दिस माइनस दिस करके बताओ कितना आएगा? यही आ रहा है ना? आंसर नहीं है मेरे पास। 23.6। 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इफ देखो नेक्स्ट लाइन में मैं सबका मास बताते जाऊंगा आपको, मास ऐसा करके लिखते जाना। प्रोटॉन बोलूंगा तो mp लिख लेना, इलेक्ट्रॉन बोलूंगा e, न्यूट्रॉन बोलूंगा n। लिखिएगा। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू mp इज इक्वल्स टू 1.007825। फोन नंबर जैसे लग रहा है ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1.007825 AMU। उसके बाद लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.008665 AMU। AMU। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, अब लिख लो पूरा,
mass of helium nucleus, mass of helium nucleus is equals to 4.0028, 4.002800, हाँ 20 और सिग्निफिकेंट फिगर्स। AMU आपको पता है ना, डेसिमल के बाद जो भी जीरो लिखे हुए हैं मतलब वहां तक क्या आप श्योर होते हो कि वो जीरो है वहां पे। अगर 28 तक छोड़ देता उसके बाद आप श्योर नहीं हो सकता है 281 हो 283 हो, उसके बाद के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, कंफर्म बताते हैं। AMU नेक्स्ट टाइम लिख लेना, फिर इसको तो लिखना ही नहीं है। 1 AMU से कितनी एनर्जी मिलती है हमको, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। वो दिया है इसने लेकिन हमें तो याद है। तो चलो बताओ बाइंडिंग एनर्जी। निकालना पड़ेगा ना। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देखो, उसमें लिखा हुआ है ना मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, सब दे रखा है। बस ये पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। वन 1.98 किसमें, जूल में या फॉर अल्फा पार्टिकल Z इज इक्वल्स टू 2। ये तो दोनों दो दो जैसे दिख रहे हैं ना, बच्चे बोलेंगे 2 इज इक्वल्स टू 2 क्यों लिख दिया मास्टर। Z इज इक्वल्स टू 2 और A माइनस Z इज इक्वल्स टू ये भी 2। गुड। ये मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दे दिया है, दोनों का मास भी आपको दे रखा है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो सीधे वैल्यू पुट करो आंसर। तो हमारे पास बीई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू मास ऑफ छोटा n माइनस मास ऑफ n इंटू सी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मास किस में दे रखा है, एएमयू में, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एएमयू में दिया हुआ है तो इनका डिफरेंस भी किसमें आएगा, एएमयू में। अगर एएमयू में आ रहा है तो इसको सीधे क्या करो, इसलिए मैंने लिखा हूं, इसको काट रहा हूं, इसको कट करो, क्योंकि ये एएमयू में क्वेश्चन में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि मैं एएमयू में हूं। भाई प्लीज मुझे 931 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो। एएमयू क्या कहता है कि भाई अगर आपको एनर्जी निकालना है तो मुझे 931 से मल्टीप्लाई कर दो और एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लो। हाँ, अगर केजी वेजी में दिया होता तो हमको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर ये एएमयू में दिया हुआ है तो हम सीधा 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने लिख के यहाँ पे काटा है कि वो याद रहे, एएमयू है तो खुशी की बात।
931 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स क्यों राउंड ऑफ करोगे यार? क्योंकि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं देखो, 28.1 MeV, 28.3 MeV, 28.5 MeV, 28.6 MeV। कितना रहा आंसर? 28.3। और किसी का आंसर आया कुछ? इसको एक बार कैलकुलेटर से ट्राई कर लेना, आंसर नहीं है मेरे पास। कैलकुलेटर था ना ये। मैं कैलकुलेटर से करके इसका सही आंसर दे देता हूँ। अरे बहुत लंबा चौड़ा है, कर लेना इसको। फॉर्मूले में वैल्यूज ही तो पुट करना है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना? ठीक है, ये लो इसमें पुट करो। ये लो इसमें पुट करो आराम से। उसमें करो ना, ये ज्यादा अच्छा। सेम वही है। तो कवर है क्या? हाँ 28.1, ये करेक्ट। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको, बस इसीलिए क्या किया, उसको हम लोगों ने राउंड ऑफ करके तो 1 1 ले लेते थे। तो भाई इसके बाद देखो न्यूक्लियर रिएक्शन, बस 5 मिनट, फिर आप लोग चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा। इसके बाद बचा ही कुछ नहीं है। आप लोग चाहो तो ये थ्योरी आज खत्म करेंगे, कल सिर्फ न्यूमेरिकल, नहीं तो फिर कल ये थ्योरी भी करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? मुझे भी लगी है भूख, मुझे तो खाना बनाना है घर जाके। सीरियसली घर में कोई नहीं है। अभी बाहर ही चल रहा था, इसलिए अब आज घर में ही खाना है। देखो, अ न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनदर। नहीं, उसको मैं बाद में कल बताऊंगा, न्यूट्रिनो वाला स्पिन स्पिन उसमें कुछ बताना है मुझे। न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में कल की क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग किस एलिमेंट का यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें किसका यूज करते हैं? कौन है हमारा न्यूक्लियर फ्यूल? यूरेनियम का नाम सुना है कभी? यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 235। यूरेनियम 235, इसका हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली हमने अभी आइसोटोप्स देखे थे ना, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। अदरवाइज नेचर में कौन मिलेगा हमको? यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 ये हमको नेचर में फ्री में मिल जाता है। अब आप लोग एक दो पेज पीछे आओ, एक दो पेज नहीं, बहुत सारे पेज पीछे, यहाँ पे देखो यूरेनियम 238, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी कम है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी देखो कितनी कम है। जो यूरेनियम 235 होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज्यादा, क्योंकि आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। नीचे नंबर लिखा है ना, मास नंबर 238 आगे, 235 पीछे आएगा।
तो देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी भले ज्यादा है, यानी कि आपको ना इसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये टूटेगा, और 238 को कम एनर्जी चाहिए तो वो टूट जाएगा। लेकिन ये केमिस्ट्री में एक एक्सेप्शन है कि 238 को आपको ब्रेक करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। यूरेनियम 235 ना बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल, उसको आप बड़े आराम से ब्रेक कर सकते हैं। और जब भी यूरेनियम 235 ब्रेक होता है, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट पेज में, उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे यहाँ पे देखो, एक न्यूट्रॉन को हम उसमें स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही एक न्यूट्रॉन उस पर स्ट्राइक करता है देखो यूरेनियम 235 के ऊपर, तो यूरेनियम 235 दो छोटे एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है। एक होता है बेरियम और एक होता है क्रिप्टॉन। और इस प्रोसेस में ये दो पार्ट में ब्रेक तो होता ही है, साथ ही साथ ना 3 न्यूट्रॉन और निकल जाते हैं। यही उसका न्यूक्लियर रिएक्शन है कि जब एक न्यूट्रॉन टकराएगा किससे, यूरेनियम के एटम से, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में। एक क्या बना लेता है, बेरियम, और एक बना लेता है क्रिप्टॉन। और इस प्रोसेस में हमको 3 न्यूट्रॉन्स और मिलते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे जाएंगे और बाकी और जो यूरेनियम 235 है उसके ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, उसको भी ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में, और वहां से भी फिर तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। और जब भी ये प्रोसेस होती है यूरेनियम से बेरियम और क्रिप्टॉन बनने की, तो पता है मास का हमको वहां पे डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और जब जब मास कम मिलेगा हमें, तो वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो आप लोग देखो यहाँ पे, जब भी ये इसमें कन्वर्ट हुआ तो हमें मास थोड़ा सा कम मिलता है, और जैसे ही हमें मास कम मिलता है जैसे हमें मास कम मिल, इस साइड मास कितना था देखो, 235 है ना, यूरेनियम 235 है, और उस साइड देखो 92 और 141 को ऐड करो हाँ, तो हमको यहाँ पे कम मिलता है। अब आगे देखो, ये हमें क्या मिलेगा, हमेशा एनर्जी मिलेगी। यही होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें ब्रेक होके दो लाइटर एलिमेंट्स बनते हैं। तो देखो ये बहुत ज्यादा इसका मास नंबर था, जितना ज्यादा मास नंबर होता है ना उतने अनस्टेबल होते चले जाते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करने में हमको कम एनर्जी की जरूरत होती है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो अब पेज वापस से एक पेज पीछे पलटो, और यहाँ पे देखो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाया है आपको। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसमें क्या किया उसने, कोई एलिमेंट है ZXA, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जो है ना उसको स्ट्राइक किया है, 2He4 अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, तो कोई एक नया एलिमेंट बन गया। वो नया एलिमेंट क्या है, Z+2Ca+4। ये कैसे आया Z+2Ca+4, भैया हीलियम उसमें समा गया है ना। इस साइड दो एलिमेंट थे लेकिन उस साइड एक ही मिल रहा है, इसका मतलब हीलियम उसके अंदर घुस गया और उसी का होके रह गया। उसके न्यूक्लियस में इसके भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समा गए हैं, तो अब टोटल प्रोटॉन भी 2 बढ़ जाएंगे, और टोटल ऊपर में ए जो है उसकी वैल्यू 4 बढ़ जाएगी। इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। इस साइड देखो नीचे नीचे वाले कितने हैं, Z और 2, तो इस साइड भी नीचे वाला कितना होगा, Z+2। इस साइड ऊपर वाले कितने हैं, A और 4, तो उस साइड कितना हो जाएगा, A+4। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नया वाला बनता है ना, ये भी अनस्टेबल होता है और खुद से ये आगे और ब्रेक हो जाता है। ये आगे जाके ब्रेक हो गया कोई Y नाम के एलिमेंट में, और इसने देखो एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, प्लस Q का मतलब क्या है, थोड़ी सी हीट को भी इसने बाहर निकाला है। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो ऐसी कोई एक न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है जिसमें दो एलिमेंट मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं, कभी वो एलिमेंट खुद ही टूट जाता है, कभी दो मिलके एक बनाते हैं, कभी एक टूट के दो बनाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी ही होती है। तो देखो नीचे में मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, इसमें लिथियम है, उसके ऊपर एक प्रोटॉन टकरा रहा है 1H1 मतलब सिर्फ प्रोटॉन है, उसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो इसको हम लोग ना, और देखो टकरा कौन रहा है, प्रोटॉन। 1H1 का मतलब होता है प्रोटॉन, और उस साइड निकल कौन रहा है, अरे हीलियम निकल रहा है, हीलियम सबसे लास्ट में देखो क्या निकल रहा है, एक हीलियम अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। ये वेल नोन पार्टिकल्स हैं। तो देखो घुसा कौन, प्रोटॉन, और निकला कौन, अल्फा। तो हम इसको पी अल्फा रिएक्शन भी कहते हैं। देखो लिखा होगा पी अल्फा रिएक्शन, 1 दिख रहा है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दो, पी अल्फा रिएक्शन। इस साइड वाले में, दूसरे वाले में देखो घुसा प्रोटॉन और निकला कौन, न्यूट्रॉन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएन रिएक्शन बोलेंगे। प्रोटॉन स्ट्राइक किया और निकला कौन,
न्यूट्रॉन। यहाँ पे गामा पार्टिकल बाहर निकला है, तो जो पी आर लिखा है ना, एक्चुअली वो पी गामा है, आर धोखे से लिखा गया, पी गामा रिएक्शन कहला रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन का नाम देंगे। हाँ, इसको हम लोग एक स्पेशल केस, इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी में हमको डिसइंटीग्रेशन पढ़ना था, तो ये इसको हम लोग फोटो डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। उसके बाद देखो इसमें नोट्स में क्या है, मैं देखता हूँ। गायब, अगले पेज में ऊपर जो नोट है उसमें क्या गायब है, कहाँ गया नोट? नोट में देखो लिखा है मैंने, द क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिएक्शन, E is equals to E is equals to डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी का स्क्वायर। तो उसको पूरा लिख लेना, सी उसमें से गायब है, सी स्क्वायर, फिर फुल स्टॉप करके इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। देखो दो तरीके की ना रिएक्शन होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए और एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी निकलती है। तो जिसमें एनर्जी निकलती है उसको हम एक्सोएर्जिक रिएक्शन कहते हैं, ये पहले स्टार पॉइंट में लिखा है सबसे लास्ट लाइन में। जिसमें एनर्जी बाहर निकलती हो उसे हम एक्सोएर्जिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, एंडोएर्जिक रिएक्शन कहते हैं। हाँ वही, ये न्यूक्लियर फिजिक्स से इसलिए इसमें नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन गंगाधरी शक्तिमान है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन, नीचे न्यूक्लियर फिजन इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फिजन की। और सन में कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की। वहां पे दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट करने की, मतलब शुरुआत करने के लिए हमको ना करीब 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। ये वाली प्रोसेस ना बड़ी खूबसूरत प्रोसेस है। जो फ्यूजन की प्रोसेस है ना उसमें एनर्जी तो निकलती है, लेकिन उसके साथ में ना जो बेरियम और क्रिप्टॉन बने हैं ये बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। जो इनके कांटेक्ट में आया उसको तुरंत कैंसर। हाँ, फिजन में जब बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं ना तो उसके साथ अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, जिसमें से जो गामा रेज है ना सबसे खतरनाक है, उसके कारण कैंसर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, किसी को बोन का, किसी को स्किन का, आईज का, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, कुछ दिन में इंसान खत्म हो जाता है। इतनी खतरनाक प्रोसेस है ये, और इसके लिए ना मेहनत भी बहुत लगती है। जैसा कि मैंने बताया नेचर में यूरेनियम 238 बड़े आराम से मिल जाता है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है हमें यूरेनियम 235, और वो सबको बनाना नहीं आता। इसलिए तो ईरान इराक जो है ना वो एनरिच्ड यूरेनियम मांगते हैं, प्लीज हमें यूरेनियम दे दो, हमें न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है। लेकिन ऐसा लगता है यूएन को कि शायद वो न्यूक्लियर रिएक्टर ना बना के वो बॉम्ब बना लेंगे, इसलिए उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं कि भाई हम आपको इतना ही देंगे, इसको पहले खत्म करो, उसके बाद फिर आपको अगला मिलेगा। प्लांट में इनके एग्जीक्यूटिव बैठे रहते हैं कि इसको यूज कर रहे हैं कि नहीं। और अभी तो फिर बीच में बंद भी कर दिए थे, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो गए। तो न्यूक्लियर फिजन जो है ना बहुत खतरनाक प्रोसेस है, लेकिन वही हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि फ्यूजन करने के लिए हमको भैया पहले इतना टेम्परेचर चाहिए। सन के पास तो इतना टेम्परेचर है, हम क्या करेंगे। लेकिन अभी लेबोरेटरी में हम लोगों ने सक्सेसफुली फ्यूजन प्रोसेस कर ली है। और इसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे, हीलियम को तो ऐसी हवा में रिलीज कर दो, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मिलेगी। तो आगे चल के फिर भी आप इसमें काम करिएगा, बॉम्ब बॉम्ब का छोड़िए, इस पे काम करिए। न्यूक्लियर फ्यूजन पे आप बॉम्ब बॉम्ब कर रहे थे ना, इस पे काम कीजिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। तो चलो टाइम हो रहा है, तो फिर अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं।